तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारा वीकली डिस्कशन सीरीज, जहां पे हम लोग पास्ट वीक में आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस उसे समझते हैं और डीप में एनालिसिस करते हैं। एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर बोथ योर जीएस 2 पेपर एंड दोस्त जिनका ऑप्शनल में पीएसआईआर सब्जेक्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीक का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो था वो सी राजा मोहन का इंडिया भूटान के इशू पे था। एंड द टाइटल सेज इंडिया भूटान स्टोरी ऑफर्स लेसन फॉर मैनेजिंग असिमेट्रिक रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये असिमेट्रिक रिलेशनशिप्स होता क्या है। तो अगर आपको याद होगा, आपने बचपन में मैथ में पढ़ा होगा सिमेट्री, जहां पे दो ऐसे इमेजेस जो इक्वली एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फिगर्स। उसी तरीके से जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, तो दो ऐसे कंट्रीज जो असिमेट्रिक है, मतलब कोई एक उनमें से बड़ा है, कोई एक उनमें से छोटा है। तो हम लोग जब इंडिया और भूटान को देखते हैं, तो इंडिया काफी बड़ा नेशन है रिलेटिवली टू भूटान, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, टेरिटरी, और हर एक मैटर में इंडिया भूटान से काफी बड़ा है। और इंडिया भूटान की जो रिलेशनशिप है वो दिखाती है किस तरीके से असिमेट्रिक रिलेशनशिप है। बट उसी के साथ साथ जिस मैच्योरिटी के साथ इंडिया और भूटान का रिलेशन है, ये हमें ये लेसन सिखाता है कि किस तरीके से ऐसे रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Bhutan today underlines the quiet resilience of one of India's most successful partnership। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी भूटान के विजिट पे गए हैं, और जैसा कि अभी हमने टाइटल को समझा कि ये इंडिया और भूटान का जो रिलेशनशिप है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप रहा है। डिस्पाइट द वास्ट असिमेट्री, इतना असिमेट्री होने के बावजूद, और हमारे जो रीजनल इन्वायरमेंट है उसमें इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस होने के बावजूद। रीजनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? हमारा ओवरऑल जितना भी साउथ एशिया का हमारा कंट्रीज है, उनके बीच का रिलेशनशिप जैसे जैसे चेंज हो रहा है, चाइना के आने से, पाकिस्तान की हॉस्टिलिटी से, बांग्लादेश में जो इतनी अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद इन चेंजिंग इन्वायरमेंट में इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है वो काफी स्टेबल रहा है। तो amid the perennial gloom about Delhi's regional diplomacy, the India-Bhutan story stand out as a reminder that mutually respectful and productive neighborhood ties are possible। तो ये जो इंडिया और भूटान का स्टोरी है, ये हमेशा ये रिमाइंडर रहेगा बाकी सारे वर्ल्ड के लिए कि किसी भी दो बड़े और छोटे कंट्री के बीच भी एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, बशर्ते कि उन दोनों के बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। और अगर ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है तो एक प्रोडक्टिव नेबरहुड पॉसिबल है। तो इट इज अ मोमेंट ऑफ ऑप्टिमिज्म फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। द विजिट कम्स एज द हिमालयन किंगडम परस्यूज इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड अ वाइडर इंटरनेशनल प्रोफाइल। और ये विजिट ये भी दर्शा रहा है कि किस तरीके से भूटान अपना इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन चाहता है। वो भी चाहता है कि उसकी इकोनॉमी कहीं एक जगह पे किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे, और साथ ही साथ उसे भी अपना इंटरनेशनल प्रोफाइल को वाइडर बनाना है। वो भी चाहता है कि इंटरनेशनली भूटान का भी एक प्लेस हो। So it reaffirms India's commitment to Bhutan's security and development and its continuing confidence in India as its principal partner। साथ ही साथ ये इस चीज को रीअफर्म भी करता है, रीअश्योर भी करता है कि इंडिया भूटान के सिक्योरिटी को लेके कितना कमिटेड है। साथ ही साथ भूटान भी किस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाता है इंडिया में एज इट्स प्रिंसिपल पार्टनर। So the exposition of the Buddha relics from the Piprahava in Bhutan this week is a vivid example of the enduring and deep spiritual ties between Delhi and Thimphu। तो अभी लास्ट वीक में भूटान में एक जगह है पिपरावा, वहां से बुद्धा के कुछ रेलिक्स लाए गए हैं इंडिया में। तो ये भी शो करता है कि इंडिया और भूटान का जो रिलेशन है उसमें एक डीप स्पिरिचुअल टाइज भी जुड़े हुए हैं, और ये लिंक्ड किससे हैं? बुद्धिज्म से। Beyond the ceremonial warmth and the unveiling of new projects, Modi's two-day trip invites reflection on how this exceptional relationship evolved। तो इस सेरेमोनियल वार्मथ के बाद, मतलब कि जो आदर सत्कार अभी हुआ, प्लस साथ में उसके बाद मोदी जी ने कुछ नए प्रोजेक्ट्स को भी अनवील किया। तो ये ओवरऑल विजिट ये दर्शाता है कि किस तरीके से इंडिया और भूटान का जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व किया है, कैसे ये 2007 में मॉडर्नाइज्ड हुआ था, एंड व्हाट लेसन इट ऑफर्स फॉर इंडियाज वाइडर नेबरहुड डिप्लोमेसी। और ये इंडिया को क्या क्या लेसन सिखाता है कि इंडिया अपने नेबरहुड पॉलिसी को किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये स्टार्ट कब से हुआ। तो द फ्रेमवर्क ऑफ मॉडर्न इंडिया भूटान रिलेशनशिप वाज लेड इन द 1949 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1949 में, जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी, जो उस समय के टाइम के इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के रियलिटीज को दर्शाता है।
कि इंडिपेंडेंट इंडिया जस्ट अभी आज़ाद हुआ था और इंडिया भी अभी वही ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा था, जहाँ पे ये भी अपने कुछ प्रोटेक्टेड स्टेट या फिर बफर स्टेट्स इसको अच्छे तरीके से डील करना चाहता था कि इंडिया के आसपास भी, जैसे इंडिया और चाइना दो बड़े पावर हैं, उसके बीच में भूटान एक बफर स्टेट का काम करता है। तो ये ओरिजिनली पॉलिसी किसकी हुआ करती थी? जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश पॉलिसीज को देखा होगा तो उस समय आपने देखा होगा कैसे ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर हुआ करता था, दो बड़े पावर के बीच में जो बफर स्टेट्स हैं उन पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए। तो इंडिया और भूटान का भी जब स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, तो 1949 में इंडिया ये चाहता था कि ये एक प्रोटेक्टरेट स्टेट के तौर पर रहे, एक बफर स्टेट के तौर पर रहे। Tied to the Raj, Prime Minister Jawaharlal Nehru essentially continued that approach when he signed security treaties with the three Himalayan states. अब नेहरू जी ने भी ये सेम अप्रोच रखा था जब उन्होंने ऐसे सिक्योरिटी ट्रीटी की तीन हिमालयन स्टेट के साथ, भूटान, नेपाल और सिक्किम। अब ये जो 1949 की ट्रीटी थी, तो उसमें भूटान ने इस चीज पे भी अग्री किया था कि इट वुड बी गाइडेड बाय इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है क्योंकि ये ट्रीटी का पार्ट है कि इट वुड बी गाइडेड बाय इंडिया इन द कंडक्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, कि भूटान के एक्सटर्नल अफेयर्स के मैटर पे इंडिया उसे गाइड करेगा। जबकि इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया था? दैट नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ भूटान, कि भूटान अपने इंटरनल अफेयर्स में जो भी करे उसे कुछ मतलब नहीं है, बट अगर जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसमें इंडिया उसे गाइड करेगा। This framework, however, became increasingly unsustainable amid the rise of nationalism in the Himalayan states. अब ये जो अगर आप अप्रोच देख रहे हो, कभी आप खुद की कंट्री पे भी इसे अप्लाई करके देखो। कल को अगर मान के चलो चाइना ये बोले कि इंडिया अपना इंटरनल अफेयर्स मैनेज करे, एक्सटर्नल बट चाइना से पूछ के करेगा, तो कोई भी कंट्री जहाँ पे नेशनलिस्ट भाव है वो इसे अप्रूव नहीं करेगी। उसी तरीके से हिमालयन स्टेट्स में भी नेशनलिज्म का राइज हुआ। वो लोग भी ये नहीं चाह रहे थे कि वो किसी दूसरे पेरेंट कंट्री के अंदर काम करे। तो द वीकनिंग ऑफ इंडियाज रिलेटिव पावर एंड द इनएविटेबल इंट्रूजन ऑफ अदर ग्लोबल पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो उसी तरीके से हिमालयन स्टेट्स में भी जैसे जैसे नेशनलिज्म राइज होने लगा, नए नए बड़े प्लेयर्स आने लगे, यूएस, चाइना, रशिया ये आने लगा, तो ये जो हमारा फ्रेमवर्क था ये अनसस्टेनेबल लगने लगा। फिर the protectorate model collapsed eventually. Nepal disregarded many treaty provisions and Delhi incorporated Sikkim into the Indian Union. तो अब इन हिमालयन स्टेट्स में क्या चेंजेस आने लगे? नेपाल ने उस ट्रीटी के बहुत सारे प्रोविजंस को डिसरिगार्ड करना स्टार्ट कर दिया। सिक्किम को तो दिल्ली ने अपने इंडियन यूनियन में भी लेके आ गए और सिक्किम हमारा इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन गया। Bhutan, however, managed the transition with remarkable suppleness. It steadily expanded its strategic autonomy without locking itself into persistent confrontation with Delhi. भूटान ने इस ट्रांजिशन को बहुत अच्छे और मैच्योर तरीके से संभाला। इसने अपने खुद की जो ऑटोनॉमी है उसे भी एक्सपैंड किया, साथ ही साथ उसने कभी भी दिल्ली यानी इंडिया से कभी भी कन्फ्रंटेशन करने के लिए वो आगे नहीं आया, जैसे कि नेपाल ने किया था, एज नेपाल डिड, और बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय इंडिया लाइक सिक्किम, या फिर सिक्किम के जैसा इंडिया में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। उसने एक बैलेंस बना के रखा कि मुझे कुछ ऑटोनॉमी भी चाहिए होगी और मैं डायरेक्टली लड़ूंगा भी नहीं, कन्फ्रंट भी नहीं करूंगा। So the maturity of leadership in both capitals and the recognition of the shared strategic states ensured broad political stability. तो ये जो दोनों कंट्री है इसकी लीडरशिप की जो मैच्योरिटी थी, एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना, इसने ये इंश्योर किया कि एक ब्रॉडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बने रहे इंडिया में भी और भूटान में भी। तो इंडिया हेल्प भूटान बिल्ड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। इंडिया ने भूटान को बहुत हेल्प किया उसके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाने में, उसके आर्म फोर्सेस को ट्रेन करने में और साथ ही साथ उसके इकोनॉमी को डेवलप करने में। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लॉन्च इन द 1960s became the central pillar of Bhutan's growth and the symbol of a mutually beneficial economic partnership. साथ ही साथ 1960s में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी इंडिया ने वहां पे लगाए और वो सेंट्रल पिलर बना इंडिया और भूटान के ग्रोथ रिलेशनशिप्स का, और वो एक सिंबल के तौर पे उभर के आया कि किस तरीके से म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो सकती है, मतलब हमें भी बेनिफिट हो, सामने वाले को भी बेनिफिट हो। तो दिल्ली इन टर्न लर्न टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू डील विथ हिम्फू विथ अ हेवी हैंड। दिल्ली भी विथ टाइम ये समझ गया कि हम लोग एक हेवी हैंड के साथ भूटान को ट्रीट नहीं कर सकते हैं, एक अपर हैंड लेके वहां पे नहीं जा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस विजिट मोदी विल ज्वाइन सेलिब्रेशंस मार्किंग द 70th बर्थडे ऑफ जिग्मे सिंगे वांगचुक, द फोर्थ किंग ऑफ भूटान।
His Majesty the Fourth Duke Gyalpo or K4, who deserves much of credit for stabilizing the relationship amid profound regional change during his long reign from 1972 to 2006. तो अभी मोदी जी का जो ये विजिट है प्राइमरीली किस लिए है, क्योंकि वहां पे 70th बर्थडे मन रही है वहां के किंग फोर्थ की, K4 की। और K4 को काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि ये उन्हीं का टाइम था 1972 से लेकर 2006 तक, जब हमारी ये रिलेशनशिप स्टेबल हुई थी और ज्यादा स्ट्रांग हुई थी। साथ ही साथ अगर आपको भूटान के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता हो, तो भूटान में भी शुरुआत से क्या थी, मोनार्की थी। और भूटान ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे जो डेमोक्रेसी आई वो टॉप डाउन अप्रोच से आई। मतलब उन्होंने 2006 में K4 जो वहां के किंग फोर्थ थे वांगचुक डायनेस्टी के, उन्होंने खुद से अपने सीट को एब्डिगेट किया, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग के में हेल्प किया। साथ ही साथ इस ट्रांजिशन को काफी स्मूथ बनाया ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से रेजिस्टेंस ना हो। तो हिज एब्डिकेशन इन 2006 एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेरिडेटरी मोनार्की इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल वन असर्ड इन भूटान्स डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। उन्होंने जिस तरीके से इस हेरिडेटरी मोनार्की को ट्रांसफॉर्म किया कॉन्स्टिट्यूशनल में, ये काफी काबिल तारीफ है। और अब उनके बाद उनके सन किंग जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक द किंग 5 नाउ प्रिसाइड्स ओवर द भूटानिज डेमोक्रेसी। वो इस भूटानिज डेमोक्रेसी के ऊपर प्रिसाइड करते हैं क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। Delhi, for its part, recognized the need to recalibrate ties to match Bhutan's domestic evolution and changing global condition. दिल्ली ने भी इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि उसे अपने भूटान के साथ जो रिलेशन है उसे रिकैलिब्रेट करना होगा, क्योंकि ग्लोबल कंडीशन चेंज हो रही थी। कोल्ड वॉर एंड हो चुका था, भूटान में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट डिमांडेड अ रिलेशनशिप ग्राउंडेड इन सोवरन इक्वालिटी। और भूटान की जो ये नई इंटरनेशनल एंगेजमेंट हुई थी, इसके कारण इंडिया को भी ये नजर में आ रहा था कि भूटान की भी एक सोवरेन इक्वालिटी है और उसे उस पर कंट्रोल होना चाहिए। इंडिया को अपना बिग ब्रदर वाला बिहेवियर नहीं शो करना है वहां पे। अब उसके बाद लैंडमार्क रिवीजन हुआ, जो हमारी 1949 की ट्रिटी थी उसका एक रिवीजन हुआ 2007 में। यहाँ पे कुछ चीजें ऐड हुई और कुछ चीजें डिलीट हुई। डिलीट क्या हुई? डिलीशन ऑफ द क्लॉज रिक्वायरिंग भूटान टू बी गाइडेड बाय इंडिया इन फॉरेन अफेयर्स। ये जो गाइडेड वाला प्रोविजन था कि इंडिया उसके फॉरेन अफेयर्स को गाइड करेगा, उसे डिलीट किया गया। उसके जगह जो न्यू टेक्स्ट ऐड किए, इट अफर्म्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स इंडिपेंडेंस, सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को लेके, एक दूसरे के सोवरेंटी को लेके, और साथ ही साथ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को लेके। ये तीनों वर्ड आपके आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको ये यूज में आते रहेंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सोवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, तीनों का जब आप मतलब देखो तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के डिसीजन को, पॉलिसी को। सोवरेंटी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ग्राउंड है, आपका जो टेरिटरी है, उसके ऊपर आपका पूरा का पूरा हक है, आपके डिसीजंस, इंटरनल अफेयर्स पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब आपके बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, ये ना हो कि ये मेरे बॉर्डर का हिस्सा है, वो मेरे बॉर्डर का हिस्सा है, आप उनके कुछ लैंड एरियाज को ऑक्यूपाई कर लो। तो ये तीनों चीज होनी चाहिए, और इंडिया भूटान के रिलेशनशिप में 2007 वाले प्रोविजन में ये स्पेसिफिकली ऐड भी किया गया। तो दे ऑल्सो अग्रीड नॉट टू लेट देयर टेरिटरीज बी यूज्ड अगेंस्ट द अदर। उन्होंने इस चीज पे भी अग्री किया कि उनके टेरिटरीज, दैट इज बोथ इंडिया के और भूटान के, किसी थर्ड पार्टी के द्वारा यूज ना किए जाए इन अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट। तो दिस शिफ्ट एक्नॉलेज भूटान्स परसूट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी while retaining close security and developmental cooperation with India। तो ये जो अब शिफ्ट हुआ था, ये दिखा रहा था कि भूटान की जो डिप्लोमेसी है वो भी अब कैसे कैसे मैच्योर हो रही है। वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, साथ ही साथ क्लोज सिक्योरिटी टाइज भी रखा इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ एक डेवलपमेंटल कॉपरेशन भी रहा, जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं भूटान में। एक कॉपरेशन बना रहा, और साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी भी अब उनकी इंडिपेंडेंट हो गई, गाइडेड बाय इंडिया नहीं रही। तो इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस बाय दिल्ली एंड ऑफ पॉलिटिकल विजडम बाय थिम्फू। तो ये जो एक्ट था, ये शो कर रहा था कि दिल्ली भी ये स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट है भूटान को लेके, और किस तरीके से भूटान में भी ये पॉलिटिकल विजडम धीरे धीरे और डेवलप कर रही है। Yet the 2007 treaty did not lessen the need for India to continually tend this partnership amid shifting regional and global dynamics। लेकिन इसके बावजूद 2007 के ट्रीटी के बावजूद
इंडिया के लिए कभी भी भूटान की जो जरूरत है वो कम नहीं हुई, क्योंकि अमिड द शिफ्टिंग रीजनल एंड ग्लोबल डायनेमिक्स भूटान अभी भी इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि चाइना किस तरीके से राइज कर रहा था एज अ हिमालयन एंड ग्लोबल पावर। तो लाइक ऑल इंडियाज नेबर, भूटान इज नेविगेटिंग अ स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म्ड बाय चाइनाज एसेंट। तो जैसे कि इंडिया के बाकी सारे नेबर्स हैं, भूटान भी अपना एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप देख रहा है। वो देख रहा है कि किस तरीके से डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में उसका एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हो, जहाँ पे चाइना जिस तरीके से राइज कर रहा है, चाइना जिस तरीके से असेंड कर रहा है, उसके टेरिटरी को कुछ हार्म ना हो। तो sharing a long and disputed border with China and occupying a sensitive location in the eastern Himalayas, भूटान faces unique challenges। तो अब क्योंकि भूटान एक अच्छा खासा लंबा बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और उसमें से काफी सारे पोर्शन डिस्प्यूटेड भी है, साथ ही साथ भूटान का जो पोजीशन है हिमालय में काफी सेंसिटिव जगह पे है, तो भूटान के भी कुछ यूनिक चैलेंजेस हैं। थिम्पू हैज नो फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद बीजिंग। भूटान के अभी भी बीजिंग के साथ कोई फॉर्मल टाइज नहीं है, बट द टू साइड्स होल्ड रेगुलर कंसल्टेशंस टू रिजॉल्व देयर बाउंड्री डिस्प्यूट। लेकिन अभी भी वो दोनों साइड बीच बीच में मिलते रहते हैं, रेगुलर कंसल्टेशन होते रहता है, ताकि जो उनके बीच बाउंड्री के डिस्प्यूट हैं वो क्लियर हो सकें। और आपको अगर याद भी होगा तो 2017 में ये पूरा का पूरा डोकलाम इशू जो हुआ था, इसी कारण से हुआ था, इसी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ था। इट स्टिल रिमेन्स अ क्रिटिकल फ्लैश पॉइंट, और डोकलाम वाला इशू अभी भी एक क्रिटिकल फ्लैश पॉइंट है जो कि पूरे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, और इसके लिए भूटान और बीजिंग के बीच रेगुलर कंसल्टेशन होते रहते हैं। Bhutan's approach has been cautious and deliberate. It seeks a peaceful boundary settlement while ensuring that no external power compromises its sovereignty or India's vital security interest। तो भूटान का जो अप्रोच है वो काफी कॉशियस रहा है। वो ये चाहता है कि उसका जो बाउंड्री सेटलमेंट है वो काफी पीसफुल रहे, और कोई एक्सटर्नल पावर के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है अपने सॉवरेंटी को लेके, अपने इंटरनल अफेयर्स, अपने कंट्रोल ओवर द लैंड, उसको लेके वो कुछ कॉम्प्रोमाइजेज नहीं चाहता है। और साथ ही साथ इंडिया का जो वाइटल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसे भी वो कवर करता है। एट द सेम टाइम भूटान हैज ब्रॉडेंड इट्स डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक होराइजंस, और उसी के साथ साथ भूटान ने भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज को और ज़्यादा फैलाया है, ब्रॉडन किया है। अपने जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं उसको और बढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है। इसने बहुत अच्छा पार्टनरशिप कर लिया है, कल्टीवेट किया है जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, और काफ़ी अदर यूरोपियन नेशंस के साथ भी। एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग इट्स प्रेजेंस इन मल्टीलेटरल फोरम्स। साथ ही साथ जितने भी हमारे मल्टीलेटरल फोरम्स हो गए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह, यहाँ भी अपने प्रेजेंस को ये एक्सपैंड कर रहा है। येट इवन एज थिम्पू डाइवर्सिफाइज, इट हैज डीपेंड टाइज विद दिल्ली। तो अब एक तरफ तो भले भूटान डाइवर्सिफाई कर ले अपने रिलेशंस को, इकोनॉमिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, बट स्टिल दिल्ली उसके लिए भी मैटर करता है, और दिल्ली के साथ इसके टाइज और डीपेंड हुए हैं पहले से। और ये कैसे हुए हैं? थ्रू न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड सम एजुकेशनल कॉपरेशन। इन सारे चीज़ों के तहत, जैसे कि उन बहुत सारे इंडिया के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक दूसरे के क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक्स हैं, इंडिया के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं वहाँ पे, एजुकेशनल कॉपरेशन है, कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिल्ड किए हैं इंडिया ने। तो इसके कारण इंडिया और भूटान का जो ये रिलेशनशिप है वो और डीपन हुआ है। India's experience with Bhutan offers valuable lesson for managing asymmetric relationship। और इंडिया का जिस तरीके से भूटान के साथ एक्सपीरियंस है, ये काफी वैल्यूएबल लेसन हो सकता है बाकी सारे कंट्रीज के लिए भी, कि किस तरीके से हमें एक असिमेट्रिक रिलेशन को मैनेज करना है। एन एंड्योरिंग चैलेंज इन साउथ एशिया, जो कि काफी एक चैलेंज बन के रह गया साउथ एशिया में, क्योंकि हम लोग जानते हैं साउथ एशिया में दो ही बड़े पावर है, इंडिया और चाइना, और बहुत सारे अलग अलग छोटे कंट्रीज हैं। तो ये असिमेट्रिक रिलेशनशिप तो कॉमन है, बट जिस तरीके से इंडिया ने भूटान के साथ उसे मैनेज किया है, ये एक लेसन बन जाता है बाकी सारे स्टेट्स के लिए भी, जहां साइज डिस्पैरिटीज आर वास्ट। द एसेंस ऑफ द भूटान मॉडल लाइज इन एम्फसाइजिंग सोवरेन इक्वलिटी व्हाइल सस्टेनिंग ए स्पेशल पार्टनरशिप। तो ये जो भूटान मॉडल का जो एसेंस है वो इसमें लाई करता है कि किसी भी कंट्री की अगर सोवरेन इक्वालिटी हो और साथ ही साथ स्पेशल पार्टनरशिप भी हो, तो वो रिलेशन अच्छी हो सकती है। Delhi's restraint and respect for Bhutan choices, combined with Thimphu's pragmatism and trust, have made this relationship uniquely durable। तो दिल्ली का जो रेस्पेक्ट है भूटान के चॉइसेस को लेके, साथ ही साथ भूटान जिस तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके रखा है
और ट्रस्ट किया है इंडिया पे, उसने इस रिलेशनशिप को और ड्यूरेबल बना दिया है, लॉन्ग लास्टिंग बना दिया है। तो इन द एंड हम लोग इसे कंक्लूड कैसे करेंगे कि इंडियाज रिलेशनशिप विद भूटान शोज असिमेट्रिक नीड, नॉट प्रोड्यूस एंटागोनिज्म। तो एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? हेट्रेड। तो ये दिखाता है कि इंडिया और भूटान का जो रिलेशनशिप है असिमेट्री होने के बावजूद कभी एक दूसरे के बीच एंटागोनिज्म नहीं शो किया है, हेट्रेड और डिस्पाइज शो नहीं किया है। तो सबसे पहला लेसन क्या है? So the first lesson is that sustained development cooperation rooted in transparency and local priorities builds enduring goodwill। तो सबसे पहला लेसन तो यह है कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉपरेशन अगर हो दो कंट्रीज के बीच और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, एक दूसरे के प्रायोरिटीज सेट हो, तो वो एक गुडविल को इंश्योर करता है जो कि लॉन्ग टर्म तक चलता है। सेकंड क्या है? दैट सिक्योरिटी कॉपरेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल rather than imposed। किसी भी दो कंट्री के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन तभी काम करेगी अगर वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, मतलब वो दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करे, rather than ऐसा ना हो कि उसे इम्पोज किया गया किसी एक के ऊपर। और थर्ड, resolving disputes where possible and managing them sensibly when they can't is it is critical to avoid the poisoning of bilateral relations। कि जब भी डिस्प्यूट हो तो उसे रिजॉल्व करना जहां पे भी पॉसिबल हो, और जहां अगर क्रिटिकल मामला हो तो उसे किस तरीके से मैनेज करना ताकि एक दूसरे के साथ ये जो बायलैटरल रिलेशन है इसमें पॉइजनिंग ना हो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफी क्रिटिकल हो जाता है। तो ये तीन लेसन हम लोग सीख सकते हैं इंडिया और भूटान के रिलेशनशिप में। एंड फाइनली, स्ट्रेंथनिंग द शेयर्ड कल्चर प्रोवाइड्स डेप्थ टू बायलैटरल रिलेशंस। और अगर हमारा कल्चर शेयर्ड है जिस तरीके से बुद्धिज्म है इंडिया और भूटान में, तो ये हमारे बायलैटरल रिलेशंस को और डेप्थ प्रोवाइड करता है। So this was all about the India-Bhutan relations and how India-Bhutan story offer lesson for managing asymmetric relationship. So this was all in this video। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट इंटरनेशनल अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी के कोई स्पेसिफिक आर्टिकल्स को लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।